हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन शॉट की, मतलब कि एक ही टेक में हम कैसे शेड्यूल्स टू द रूल्स को याद रख सकते हैं ट्रिक्स के साथ। उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। यह वीडियो सभी फार्मा एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, जीपैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर नाइपर की तैयारी कर रहे हैं। इन चारों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, फार्मा के सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका शेड्यूल्स टू द रूल से क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। अब दिक्कत आती है कि हम इसको कैसे रिकॉल कर सकें। कोई शॉर्ट ट्रिक हो हमारे पास, कोई ऐसा माध्यम जिससे कि हमें एग्जाम के टाइम पे हम बोलें शेड्यूल बी तो एकदम दिमाग में खटक जाए कि वो क्या होता है, हम बोलें शेड्यूल वाई तो दिमाग में एकदम आ जाए कि शेड्यूल वाई क्या होता है। तो उसको ही आज की इस वीडियो में हम वन शॉट के थ्रू इसको याद करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने शेड्यूल्स टू द रूल्स को, जिसमें कि टोटल हमारे जो शेड्यूल्स टू द रूल्स होते हैं ये होते हैं 23 यानी कि 23, जिसमें शुरुआत करते हैं जो सबसे पहला हमारा शेड्यूल आता है वो आता है शेड्यूल ए। अब सामने आप मेरे स्क्रीन पर दो इमेजेस देख रहे होंगे, मन में एकदम आ गया कि ये इमेजेस किस लिए हैं। एक जगह तो कुछ एप्लीकेशन सा लग रहा है और एक जगह एक लेडी के हाथ में पैसे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल ए की। शेड्यूल ए से हमेशा याद रखना ए फॉर एप्लीकेशन। अब यहां पे एप्पल याद मत रखना, सेब हमें खाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई यहां पर हमारे शेड्यूल्स में काम नहीं है एप्पल का। तो यहां पे क्या काम है? एप्लीकेशन का। जब भी आप एक फार्मेसी स्टोर खोलना चाहते हैं, मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं, चाहे वो रिटेल की है या वो फार्मेसी की है, ठीक है, या फिर आपको एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है हमारे वेस्टर्न यूपी में, महाराष्ट्र में किसी भी कंपनी की जहां पे आप इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, है ना, तो उसके लिए आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। अब चाहे वो रिन्यूअल का लाइसेंस हो या फिर आपको लाइसेंस को इश्यूएंस कराना है, पहली बार जाकर आपको लाइसेंस लेना है, तो कहीं भी सरकारी काम में जाते हैं, सरकारी काम में सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है कि मेरे को इस पर्टिकुलर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए। तो ए फॉर एप्लीकेशन, तो शेड्यूल ए का मतलब हुआ कि जो हमारा परफॉर्मा है एप्लीकेशन का, जहां पे हमें लाइसेंस का रिन्यूअल कराना है या फिर लाइसेंस का हमें इश्यूएंस कराना है, ठीक है, तो वो हमारा जो है शेड्यूल ए में आता है। तो ए से एप्लीकेशन, ए से परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है शेड्यूल बी। अब जो ये इमेज है आपके सामने, जिसमें एक लेडी के हाथ में बहुत सारे पैसे आपको दिख रहे हैं, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में नोट आपको दिख रहे हैं, तो शेड्यूल बी को हमेशा याद रखना, बीबी पैसा मांगती है, ठीक है। जो भी कोई हस्बैंड वाइफ है वहां पे बीवी पैसा जरूर मांगती है। अब आपके मन में आएगा कि शेड्यूल बी में क्या मतलब बैठता है इसका, बीवी पैसा मांगती है, तो बी दो बार बी आ रहा है। पहले बी की हम बात करते हैं तो यहां पे जो हमारी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज होती हैं, सीडीएल होती हैं या फिर स्टेट ड्रग लेबोरेटरीज होती हैं, तो यहां पे आपको कोई भी अपना सैंपल भेजना है अगर टेस्टिंग के लिए, चाहे वो ड्रग है या वो कोई कॉस्मेटिक है, सैंपल अगर आपको भेजना है टेस्टिंग के लिए या फिर उसकी एनालिटिकल रिपोर्ट्स के लिए, एनालिसिस कराने के लिए, तो उसके लिए आपको फीस पे करनी होती है, फीस आपको पे करनी होती है, पैसा देना होता है, तभी जाकर के आपका सैंपल का रिपोर्ट आपके पास आएगा, आपको पता चल पाएगा। तो पहले बी का मतलब ये हुआ, और दूसरे बी का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरीज होती हैं, ठीक है, वहां पे जब हम कोई सैंपल भेजते हैं, सेम प्रोसीजर है कि यहां पे भी हमें फीस पे करनी होगी जो भी कोई सैंपल हमने भेजा है, लेकिन यहां पे हमारी इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरीज हैं, जैसे फार्माकोपिया कमीशन है हमारा कहां पे, गाजियाबाद में है, ठीक है। तो इसी तरीके से बी भी पैसा मांगती है, शेड्यूल बी में सीडीएल में हमें फीस पे करनी होती है और शेड्यूल बी1 में हमें इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरीज में फीस पे करनी होती है। तो ये दो शेड्यूल्स हुए हमारे। आगे चलते हैं, अब बात आती है नेक्स्ट शेड्यूल्स की। उससे पहले आपने इमेजेस को देख करके फिर से आपके मन में सवाल उठा होगा, तो इस चीज पे टेंशन मत लीजिए, इनको ही समझाऊंगा। अब बात आती है शेड्यूल सी की, जिसमें कि बेसिकली हमारे जो स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की लिस्ट जिन पे हमें स्पेशल प्रोविजंस दिए होते हैं गवर्नमेंट ने कि इनके इंपोर्ट पे, इनकी सेल पे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पे, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे
प्रॉपर एक प्रावधान बनाए जाएंगे, बिना गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के फॉलो नहीं किया जाएगा। तो शेड्यूल सी को याद रखना बच्चा लोग हमेशा सीता माता से। कैसे सीता माता से कैसे याद रखा जाएगा, अब मैं आपको बताता हूं। एस से हुआ हमारा सेरा, आई से हुआ इंसुलिन, टी से हुआ टॉक्सिन्स और ए से हुआ एंटीजेंस। ठीक है, तो सीता से मतलब क्या बना हमारा, सेरा, इंसुलिन, टॉक्सिन्स और एंटीजेंस। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसीलिए शेड्यूल सी का मतलब सीता, तो आपको याद हो जाना चाहिए, आपके मन में एकदम आ जाएगा शेड्यूल सी क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही सेम C1 की बात करें तो जो स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी इंपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग को जो है गवर्न किया जाता है स्पेशल प्रोविजंस पे, मतलब प्रावधान बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी स्टैट्यूटरी बॉडीज इन प्रोडक्ट्स पे ध्यान देती है। तो ये हुआ हमारा शेड्यूल सी। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, जो कि है शेड्यूल डी। अब एक कंपनी ऐसी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोग जानते ही हैं कि वो कहीं भी आ जा सकती है। ठीक है, डी कंपनी की हम बात कर लेते हैं। डी कंपनी है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई उसको कुछ नहीं कह सकता, उसके जहां मर्जी वो वहां जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए शेड्यूल डी में ऐसी ड्रग्स की लिस्ट होती है जिनके ऊपर, जैसे शेड्यूल सी में हमारे स्पेशल प्रोविजंस हैं, तो इसमें जो ऐसी ड्रग्स हैं उन ड्रग्स के ऊपर कोई भी स्पेशल प्रोविजंस नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं है ड्रग्स की इंपोर्ट को लेकर के। क्या लेकर के, ड्रग्स के इंपोर्ट को लेकर के, इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, ये आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डी कंपनी से आप याद रखिएगा शेड्यूल डी को। अब आगे चलते हैं, अब बात आ जाती है हमारे नेक्स्ट शेड्यूल की, जो कि है शेड्यूल ई। ठीक है, शेड्यूल ई में आते हैं हमारे पॉइजनस सब्सटेंसेस, मतलब कि जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके जहरीले होते हैं पदार्थ, वो हमारे क्या होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉइजन्स, यानी कि पॉइजनस सब्सटेंसेस। तो शेड्यूल ई में हमारे जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम्स में भी आते हैं और साथ ही साथ सिद्धा और यूनानी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा शेड्यूल ई से नाम याद रखना एनी। ठीक है, एनी ईट्स पॉइजन, एनी ने पॉइजन खा लिया, जहर खा लिया। तो यहां पर हमारे जो भी आयुर्वेदिक या फिर सिद्धा और यूनानी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम शेड्यूल ई में डालते हैं। शेड्यूल ई से मतलब है सीधा सीधा एनी ईट्स पॉइजन। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट शेड्यूल आता है शेड्यूल एफ। शेड्यूल एफ को याद रखना हमेशा फ से होता है फल। ठीक है, या एफ से आप कह सकते हैं फ्रूट्स। देखो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बना, फ है, एफ को फ कहा जाता है हिंदी में बोलो तो फल, इंग्लिश में बोलो तो फ्रूट्स। अब फ्रूट्स हम खाएंगे, प्रॉपर फ्रूट्स का सेवन हमारा चलता रहेगा बॉडी में, तो फ्रूट्स खाने से क्या होगा, हमारा खून बढ़ेगा। तो खून से क्या होता है, ब्लड। ब्लड को क्या कह सकते हैं, अब यहां पे इमेज दिख रही होगी आपको, ये ब्लड बैंक में जो यूनिट्स होती हैं हमारी ब्लड की। ठीक है, तो शेड्यूल एफ में होता है एक ब्लड बैंक को ऑपरेट करने के लिए, उसके फंक्शंस करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगी, ठीक है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एक ब्लड बैंक को अच्छे से चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी शेड्यूल एफ के अंडर हमारी क्या होंगी, पूर्ति होगी उनकी, यानी कि हम पूर्ण करेंगे, फुलफिल करेंगे उन सारी रिक्वायरमेंट्स को, तो वो शेड्यूल एफ में आ जाता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा F1। F1 के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट कहता है, पार्ट 1 जो है कि जो भी हमारी प्रोडक्शन होगी बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन्स की, उनके लिए जो भी प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं उनको फुलफिल करना है शेड्यूल F1 के पार्ट 1 के तहत। पार्ट 2 में क्या होता है, जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा सेरा का, कहां से, लिविंग एनिमल ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, लिविंग एनिमल्स के ब्लड कंपोनेंट से जो सेरा बनेगा उसकी जो प्रोडक्शन होगी, उसके लिए जो भी प्रावधान है, जो भी प्रोविजंस हैं, उन सबको हमें फुलफिल करना है, जो कि आता है शेड्यूल F1 के पार्ट 2 में। पार्ट 3 की बात करें तो जो डायग्नोस्टिक एजेंट्स होते हैं उनके हमें स्टैंडर्डाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग का ध्यान रखना है, और उसके लिए जो भी प्रोविजंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो हमारे को फुलफिल करने हैं, और ये F1 के पार्ट 3 में आता है। ये हुआ हमारा शेड्यूल F1 के, जिसके 3 पार्ट होते हैं। आगे चलते हैं, अब बात आती है F2 की। F2 में हम सर्जिकल ड्रेसिंग्स के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, जो भी गवर्नमेंट ने एक मिनिमम गाइडलाइंस हमको दी हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, तो उन सब स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, ये हमारा F2 में आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है F3। तो यहां पे जो अम्बिलिकल टेप्स होती हैं, जो कि स्टरलाइज्ड होती हैं, उन सब के स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना है, उन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, ये आता है हमारा F3 में। उसके बाद आता है शेड्यूल FF।
FF का मतलब क्या हुआ, तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि जो भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती हैं आंखों के लिए, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, अब चाहे वो आई ड्रॉप्स हो, आई ऑइंटमेंट्स हो, या फिर वो जेल्स हो, वो टैबलेट्स हो, एटसेट्रा, उन सब की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हम शेड्यूल FF के तहत उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो शेड्यूल FF से ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है शेड्यूल जी से हमेशा याद रखना ग्रोथ। अब ग्रोथ कैसे, बेसिकली जो भी एक हमारे स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कि जिनके ऊपर हमें एक ऐसी ड्रग्स की लिस्ट होती है जिन पे हमें स्पेशल मेडिकल सुपरविजन रखना होता है, मतलब कि जो डॉक्टर्स होते हैं, हेल्थ के प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके सानिध्य में उनकी निगरानी होना बहुत ही जरूरी है और उनको उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग लेबलिंग भी उनकी की जाती है उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की। जो भी वो पर्टिकुलर हमारी लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस होती हैं वो हमारी शेड्यूल जी में आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई ग्रोथ के लिए हमारी मेडिसिन होती हैं, अब उसके लिए स्पेशल मेडिकल सुपरविजन होना जरूरी है, बिना डॉक्टर की सलाह के हम उन प्रोडक्ट्स को ले नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ऐसी जो लिस्ट होती है सब्सटेंसेस की, उसके लिए हमारे को मेडिकल सुपरविजन की जरूरत होती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें इनकी लेबलिंग भी करनी होती है। आगे चलते हैं, अब बात आती है शेड्यूल एच की। शेड्यूल एच में होता है हमारा जितनी भी प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स होती हैं, मतलब कि डॉक्टर के पर्चे पे, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन जो होता है डॉक्टर का, उसके तहत जो भी ड्रग्स होंगी, बिना इस प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स को दिया नहीं जा सकेगा, ठीक है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स को नहीं दे सकते। अब शेड्यूल एच को कैसे आप याद रख सकते हैं, आप किसी मेडिकल स्टोर पे गए, ठीक है, और आपने एक ऐसी दवा देखी जो कि आपके डॉक्टर ने सजेस्ट कर रखी है, प्रिस्क्राइब कर रखी है, और आप पर्चा ले जाना भूल गए डॉक्टर का, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन लेके नहीं गए। आपने जाकर के बोला फार्मेसी स्टोर पे फार्मासिस्ट से कि भैया या सर मेरे को ये वाली दवा चाहिए, और उस फार्मासिस्ट ने, उस बंदे ने मना कर दिया कि नहीं सर आपको ये दवा नहीं मिल सकती क्योंकि आप डॉक्टर का पर्चा नहीं लाए। तो आपके मुंह से तुरंत निकलेगा हाय हाय ये क्या हुआ, ठीक है, एच से याद रखना हाय हाय। क्यों? क्योंकि आपको जो दवा चाहिए थी वो आपको मिली नहीं, ठीक है, तो मुंह से सिर्फ यही निकलेगा हाय हाय, क्योंकि आपको तो नीड है बहुत ज्यादा। लेकिन वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा को नहीं दिया जा सकता है। ऐसी लिस्ट होती है प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स की शेड्यूल एच में। अगर आप शेड्यूल एच कैटेगरी की ड्रग्स को लेना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है शेड्यूल जे। अब शेड्यूल जे ये कहता है कि जो भी दवाइयां होती हैं वो कोई भी क्लेम नहीं करती हैं, कोई दावा नहीं करती हैं कि वो किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को या उसके सिम्टम को, मतलब कि जो भी बीमारी है या उसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स हैं, उनको वो ठीक करने की, सिम्टम्स, ठीक है, उनको ठीक करने का कोई भी दावा नहीं करते हैं। वो ये भी नहीं कहते हैं कि हम उस पर्टिकुलर बीमारी को, उन लक्षणों को हम कम कर देंगे। ऐसी जो लिस्ट होती है ड्रग्स की, ठीक है, वो इसके अंदर आती है, जिनका बेसिक मतलब ये नहीं है कि वो क्लेम कर रहे हैं, वो कोई भी क्लेम नहीं करते हैं। जैसे एक बीमारी होती है जॉन्डिस, जिसे आप कहते हैं पीलिया, ठीक है, पीलिया जॉन्डिस, जिसमें पीलिया पड़ जाता है, स्किन जो है हमारी पीली पड़ जाती है। अब इसके लिए जो दवाइयां आती हैं वो कोई क्लेम नहीं करती हैं कि वो इस पीलिए को ठीक कर ही देंगे, तो वो शेड्यूल जे में आते हैं, ठीक है। अब आपके घर में किसी को जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, या कोई ऐसी बीमारी हो गई, ठीक है, आप गए हैं डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको जो है सजेस्ट कर दिया, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया आपको, उसके बाद ना जाने महीना 2 महीने बाद दोबारा किसी को घर में हो गया, तो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन लिए जो है वहां चले गए फार्मेसी स्टोर पे, वहां पे जाके आपने बोला कि भैया मेरे बच्चे को या मेरे भाई बहन को जो है पीलिया हो गया है, आप दवा दे दीजिए मेरे को। तो वो दवा लाके देंगे आपको, और आप पूछेंगे कि क्या गारंटी है कि ये पीलिया खत्म कर देगा, तो वो बोलेगा कि हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, हम कोई क्लेम नहीं कर सकते कि ये इससे बचाव करेगी दवा या नहीं करेगी, या ठीक करेगी ये नहीं। तो आपके मन से सिंपल एक ही बात निकलेगी और आप बोलेंगे जय का सुन लियो, ठीक है, जय का सुन लियो। अब ये होता है शेड्यूल जे से जय का याद रखना, हमेशा जय का सुन लियो, क्योंकि आप तो चाहते थे कि सामने जो हम दवाई लेने गए हैं फार्मासिस्ट से, फार्मेसी स्टोर पे, वो क्लेम कर दे कि मैं जो है इस दवा से इस पीलिए को ठीक कर दूंगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल जे के तहत बात कर रहा था। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है शेड्यूल के। शेड्यूल के से याद रखना डिफरेंट काइंड्स, मतलब कि कई प्रकार के, या तो हिंदी में याद रखना कई प्रकार के, या फिर इंग्लिश में याद रखना डिफरेंट काइंड्स।
ऐसी कैटेगरीज होती हैं ड्रग्स की बहुत सारी जिनके ऊपर कोई भी प्रोविजंस नहीं होते हैं उनकी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग पे जिसके ऊपर कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजंस नहीं है गवर्नमेंट के कि उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो वो हमारे शेड्यूल के में आते हैं। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है शेड्यूल एल की। एल से याद रखना लैब यानी कि लेबोरेटरी। तो एल से है जीएलपी, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। उसकी प्रीमाइसेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, इक्विपमेंट्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होंगी एक गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लिए, वो हम शेड्यूल एल के तहत पूरी करते हैं। फिर आता है शेड्यूल एम। एम से याद रखना मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि जहां पे निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी कि शेड्यूल एम में जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इसके लिए जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सब हमें क्या करनी है, फुलफिल करनी है। तो एम से मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफिल करनी है वो हमारी शेड्यूल एम में आती हैं। फिर आता है शेड्यूल M1। M1 से याद रखना मैन्युफैक्चरिंग करनी है होम्योपैथिक की। M1 में मैन्युफैक्चरिंग है होम्योपैथिक की। यहां पे थी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यहां पे जो है वो है होम्योपैथिक के प्रिपरेशंस के लिए जो भी हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है वो सब करनी होंगी, वो शेड्यूल M1 में आती है। फिर आता है शेड्यूल M2। M2 में क्या होता है, कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उसके लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सब फुलफिल करनी है, सारे स्टैंडर्ड्स फुलफिल करने हैं M2 के तहत। फिर आता है, अगर हम बात करें M3, M3 से याद रखना मेडिकल डिवाइसेस। M से मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सब हमें क्या करनी है, वो सब हमें फुलफिल करनी है। ठीक है, तो ये होता है हमारा शेड्यूल M3 जिसमें मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब फुलफिल करनी। आगे चलते हैं। फिर आता है शेड्यूल N। आपको एक न्यू फार्मेसी ओपन करनी है, नया फार्मेसी स्टोर चलाना है। ठीक है, एन से न्यू यानी कि नया। तो यहां पे क्या होगा, तो जो भी रिक्वायरमेंट होंगी आपकी, जैसे मैं बात करता हूं एरिया की, तो आपको अगर रिटेल शॉप खोलनी है तो 10 स्क्वायर मीटर कम से कम एरिया होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको रिटेल के साथ साथ होलसेल करना है तो 15 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए। इसीलिए जो भी नई फार्मेसी आपको चलानी है, नई फार्मेसी ओपन करनी है, उसके लिए जो भी बेसिक नीड्स हैं वो सब फुलफिल करनी होंगी आपको, तब जाकर के आप एक नई फार्मेसी ओपन कर पाएंगे। जैसे RS फार्मेसी होती है, एक नया नाम दे रहा हूं मैं आपको फार्मेसी का, RS फार्मेसी। इसी तरीके से आप ओम फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारी नई फार्मेसी हमें चलानी थी, ओपन करनी थी, तो उसके लिए हमें सारी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी होंगी जो कि शेड्यूल N के तहत होती हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो शेड्यूल आता है हमारा वो आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। अब घर में कहीं डिसइंफेक्टेंट्स आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एलर्जी हो सकती है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो ओ से याद रखना ओम्फो। क्यों ओम्फो, क्यों, क्योंकि इतने सारे डिसइंफेक्टेंट होंगे हमारे घर में, कीड़े मकोड़े होंगे, तो उससे ओम्फो ही तो निकलेगा और तो कुछ आएगा नहीं। इसीलिए डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स हमें मेंटेन करने होते हैं वो शेड्यूल ओ में आते हैं। ठीक है, किसमें, शेड्यूल ओ में आते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल आता है पी। पी से याद रखना पीरियड। क्या, पीरियड यानी कि एक समय। किसका समय, जो भी एक हमारी लाइफ पीरियड होता है एक ड्रग का, यानी कि टोटल कुल मिला के उसकी पर्टिकुलर ड्रग की शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर के एक्सपायरी डेट तक का जो भी समय होता है, जो भी पीरियड होता है, वो हमारा लाइफ पीरियड कहलाता है एक पर्टिकुलर ड्रग का। तो पी से पीरियड, पी से शेल्फ लाइफ, ये चीज याद रखिएगा। तो यानी कि एक ड्रग की लाइफ पीरियड कितनी है, शेल्फ लाइफ कितनी है, वो हमारा शेड्यूल पी में आता है। P1 की बात करूं तो पैकेजिंग साइज, जो भी ड्रग्स का पैक साइज होगा उसके लिए सारी जो रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफिल करनी होंगी वो शेड्यूल P1 के तहत पूरी करनी होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट शेड्यूल की जो कि है क्यू। क्यू से याद रखना कोल। ठीक है, क्यू से का से यानी कि कोल। तो कोल तार के कलर्स जो भी हमें परमिट किए गए हैं कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल करने के लिए, उसमें यूज करने के लिए, उन सब के जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि उसकी जो लिस्ट है कोल तार के कलर्स की, वो सब हमारी शेड्यूल क्यू में आ जाती है। उसके बाद आता है शेड्यूल आर। शेड्यूल आर से याद रखना रोकथाम। ठीक है, मतलब
रोकथाम। अब क्या, जो भी हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स होते हैं, आर में दो शेड्यूल्स होते हैं, आर के आर और R1। आर में याद रखना जो कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स होते हैं जो कि बने हुए होते हैं रबर लेटेक्स से, जैसे कॉन्डम्स होते हैं, तो उन सब के स्टैंडर्ड्स जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी फुलफिल करनी होंगी वो हमारी शेड्यूल आर में आती हैं। अगर हम बात करें शेड्यूल R1 की, तो R1 में याद रखिएगा, आर में तो है रबर लेटेक्स से बने हुए कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स, लेकिन R1 में आते हैं मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स। तो उन सबके स्टैंडर्ड्स जो भी होते हैं वो मेंटेन करके चलने होते हैं शेड्यूल R1 के थ्रू। अब बात करते हैं शेड्यूल एस। आपके मन में सवाल आया होगा कि सामने स्क्रीन पे सुष्मिता सेन की क्यों फोटो लगा रखी है। तो शेड्यूल एस में याद रखिएगा जो भी कॉस्मेटिक एजेंट्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को, जो भी हमारे मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफिल करना वो शेड्यूल एस में आता है। शेड्यूल एस से याद रखना सुष्मिता सेन, क्यों? क्योंकि ये विश्व सुंदरी रह चुकी हैं, बिना कॉस्मेटिक के तो इनके लिए ये सपना जो है बिल्कुल भी साकार नहीं होता। तो इसीलिए कह सकते हैं कि एस से सुष्मिता सेन, क्योंकि कॉस्मेटिक्स आते हैं तो कॉस्मेटिक्स के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हैं हम शेड्यूल एस में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है शेड्यूल टी। शेड्यूल टी में क्या आता है कि जो हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है, किसके लिए? अभी हमारी जीएमपी हो रही थी शेड्यूल एम में, है ना, वहां पे वो थी हमारी एलोपैथिक प्रिपरेशंस के लिए, यानी कि जो अंग्रेजी दवाइयां हैं। यहां पर कौन सी है? आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन। ठीक है, जो हमारी आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, यूनानी ड्रग्स हैं, सिद्धा ड्रग्स हैं, ठीक है, उन सब की जो भी हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस चलेगी वो हमारी शेड्यूल टी के तहत आ जाती है। उसके बाद आता है शेड्यूल यू। यू में क्या होता है कि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है। जो भी हमारा एक काम चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई इंडस्ट्री खोली, ठीक है, वहां पे क्या काम चल रहा है, क्या रिकॉर्ड है पूरा मैन्युफैक्चरिंग का। अगर कल को गवर्नमेंट अपने स्टैट्यूटरी बॉडी भेज दे चेकिंग के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर आ जाए, कोई और आ जाए चेकिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं क्या शो करूंगा? वो तो हमारा रिकॉर्ड देख के ही बताएंगे ना कि काम ठीक चल रहा है या नहीं। अगर डॉक्यूमेंटेशन ही पूरा नहीं होगा तो दैट मींस कि काम गलत है, कोई भी लीगल काम नहीं चल रहा है। इसीलिए शेड्यूल यू में हमें जो है मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके चलना होता है। आगे आते हैं, फिर आता है U1। अब U1 में क्या होता है? यहां पे आते हैं हमारे कॉस्मेटिक्स। ठीक है, यहां पर थी सिर्फ मेडिसिन यू में, U1 में आती हैं कॉस्मेटिक्स। उनका पूरा एनालिटिकल रिकॉर्ड्स, पूरा मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, वो हमारा U1 में आ जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट शेड्यूल आता है V से हमेशा याद रखना विक्ट्री। कोई भी जीत होती है, आप कोई अच्छा काम करते हैं, ठीक है, रिजल्ट अच्छा आया है, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, तो आप वी का साइन बना देते हैं, यानी कि विक्ट्री। अब एक फार्मासिस्ट के लिए, यानी कि हम फार्मेसी प्रोफेशन में, विक्ट्री क्या हो सकती है? किसी भी पर्टिकुलर ड्रग पे हमें पेटेंट या प्रोप्राइटरी मिल जाए। ठीक है, तो यहां पे शेड्यूल वी में आती हैं कि जो भी पेटेंटेड और प्रोप्राइटरी मेडिसिन होती हैं उन सबके मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके चलना, वो हमारा शेड्यूल वी में आ जाता है। वी से विक्ट्री, तो ये याद रखिएगा पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है डब्ल्यू से याद रखना व्हाट, मतलब कि क्या। तो यहां पे क्या होगा? जो भी जेनरिक ड्रग्स होंगी हमारी, उनको मार्केट किया जाएगा हमारे मार्केट के अंदर, तो वो जो लिस्ट होगी उन पर्टिकुलर ड्रग्स की, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जेनरिक नेम्स की होनी चाहिए। जेनरिक ड्रग्स ही हमारी शेड्यूल डब्ल्यू के तहत मार्केट के अंदर जा सकती हैं। आगे आता है शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स में क्या होता है कि मतलब बिना गवर्नमेंट के प्रोविजंस के, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, गाइडलाइंस के, आप इन ड्रग्स की ना तो इंपोर्ट कर सकते, ना मैन्युफैक्चरिंग कर सके, ना सेल, ना लेबलिंग, ना पैकेजिंग। मतलब गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वहां पे उन्हीं ड्रग्स की लिस्ट होती है जिनके ऊपर गवर्नमेंट के स्पेशल प्रोविजंस हैं, जो गवर्नमेंट खुद गवर्न करती है अपनी स्टैट्यूटरी बॉडीज के द्वारा, चाहे उन पर्टिकुलर जो ड्रग्स की लिस्ट है उसका इंपोर्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल हो, या फिर उनकी लेबलिंग और पैकेजिंग हो, तो वो शेड्यूल एक्स में आ जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है शेड्यूल वाई में क्या होता है? जो भी हमारी नई ड्रग्स हैं जिनके अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, अंडर प्रोसेस हैं, उनका अगर इंपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग करना है उन पर्टिकुलर नई ड्रग्स का, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल आपको रिक्वायरमेंट है, और अगर उनकी गाइडलाइंस है
गवर्नमेंट के द्वारा उसकी परमिशन आपको लेनी होगी, तभी आगे जाकर के आप उनका इंपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जो अभी स्टिल एक हमारे किसमें है, क्लिनिकल ट्रायल्स उनके चल रहे हैं। तो शेड्यूल वाई में बेसिकली हमारी नई ड्रग्स आ जाती हैं। अगर आप उनका इंपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर परमिशन लेनी होती है, जो भी बेसिक नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब फुलफिल करनी होंगी, गवर्नमेंट के थ्रू आपको प्रॉपर परमिशन लेना होगा। तो ये थे हमारे शेड्यूल्स, जो कि शेड्यूल्स टू द रूल्स को लेकर के 23 शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल ए से वाई तक। इनको हमने बखूबी अच्छे से जाना, एक शॉर्ट ट्रिक के साथ हमने आज इनके बारे में पढ़ा। ये आपके हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, जो कि आगे जाके आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, और आपको काफी मदद मिलेगी इन शेड्यूल्स के थ्रू अपने किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में शेड्यूल्स टू द रूल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ। डरने की है क्या बात, जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।